देखो एनएलएम में अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें जो सरफेस जिस सरफेस पे ब्लॉक को रखा गया है वो सरफेस प्लेन सरफेस थी। ठीक है। बट आगे हमको इंक्लाइन प्लेन में भी ब्लॉक को रखना होता है, तो इंक्लाइन प्लेन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है। हम जब किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक्सिस का सिलेक्शन करना होता है, और अभी तक हम एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते थे। बट हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लें ऐसा जरूर नहीं है, एक्सिस आप कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब इंक्लाइन सरफेस आएगी तो हम लोग प्रेफर करेंगे एक्सिस का सिलेक्शन इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल एक एक्सिस लेंगे और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। ठीक है। तो अब तक एक्सिस का सिलेक्शन जो था वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल था, लेकिन हम एक्सिस को इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। और जब आप एक्सिस को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो एंगल की जरूरत पड़ती है, वो एंगल भी मैं बताता हूं। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है जो हम लोगों ने अभी तक यूज करी थी, और ये जो येलो कलर से बनाई है एक्सिस वो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे थीटा का जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सा एंगल थीटा है। तो वो आपको याद रखना है कि अगर इस एंगल को थीटा कहा जाएगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एक छोड़ के फिर जो आएगा उसको थीटा कह दोगे, अगेन एक छोड़ के जो आएगा थीटा, फिर एक छोड़ के जो आएगा थीटा। तो तुम्हें इंक्लाइन सरफेस के कोई भी क्वेश्चन करते समय ये एंगल पता होने चाहिए। जब तक एंगल नहीं पता होंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये एंगल आपको याद रखने हैं कि कौन सा एंगल हमने थीटा बनाया है। ठीक है। नोट करो इसे। ठीक है। अच्छा, अब इन एंगल्स को बनाने के बाद हमें जब भी कोई सवाल इंक्लाइन सरफेस से आएगा तो मोस्टली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमेशा, लेकिन हम एक्सिस का सिलेक्शन यस जो मैंने येलो वाली लाइन बनाई है हम उसी को करेंगे। ठीक है। देखो, एक्सिस के सिलेक्शन से आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। अब एक्सिस चाहे जैसी सेलेक्ट करें आपको आंसर मिलता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक इंक्लाइन सरफेस दे दी जाए और इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रखते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है। ऑब्वियसली ये ब्लॉक को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सरफेस में स्लिप करता हुआ नीचे आ जाएगा, तो नीचे ना गिरे इससे रोकने के लिए हमने एक रस्सी से उसको बांध दिया। ठीक है। तो रस्सी से बांधने पर ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर कांटेक्ट भी है और रस्सी भी है, तो यहाँ पे दोनों तरह के फोर्स लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा और टेंशन भी लगेगा। और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ब्लॉक रुका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है, तो अगेन सारे फोर्स बैलेंस रहेंगे। अब आप जब इसके लिए हम लोग जब एक्सिस का सिलेक्शन कर रहे हैं तो मैंने जैसे बताया कि हम एक्सिस का सिलेक्शन इंक्लाइन सरफेस में येलो वाली एक्सिस का सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें एक और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ठीक है, हम लोगों ने एक्सिस का सिलेक्शन इस तरीके से कर लिया है जहाँ पे एक एक्सिस इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल है और दूसरी इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये हमारी एक्सिस है। ठीक है। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं बताओ। एम जी हमेशा नीचे लगता है। ठीक है। तो एम जी को हमने नीचे की तरफ लगा दिया। और कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन। टेंशन का फोर्स इस तरफ लगता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे टी लगा दिया। और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है, हमने एन बना दिया। तो तुम इस डायग्राम में ये पाओगे कि हमारे पास हमें क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि सारे फोर्सेस एक्सिस की तरफ हो, और कोई भी फोर्स अगर एक्सिस में नहीं होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें mg के दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे।
ठीक। अगर तुमने एक्सिस का सिलेक्शन ये ब्लू वाला किया होता तब क्या होता? ठीक है, तो मान लो मैं एक्सिस का सिलेक्शन करता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल इससे भी आंसर आएगा। जरा इसमें अब एफबीडी बनाया जाए तो कहा जा सकता है कि जो टेंशन का फोर्स लग रहा है वो कहीं इस तरफ लग रहा है अब। ठीक है, आप देख सकते हो टी का फोर्स कहीं उस तरफ लगेगा, mg का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, mg नीचे लगा दिया, और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। समझ में आया? तो दोनों डायग्राम में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस डायग्राम में हमें दो फोर्स एक्सिस में मिले हैं और एक ही फोर्स एक्सिस के बाहर गया है, तो हमें सिर्फ इसी फोर्स के दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। बट यहां पर देखा जाए तो यहां पर दो दो फोर्स एक्सिस के बाहर चले गए हैं, तो हमको दोनों के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। आंसर उससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा लेकिन इससे कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगी क्योंकि एक ही फोर्स के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, वहां दो फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आंसर निकलेगा, बट कैलकुलेशन आप कह सकते हो दुगने से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्सिस कैसी ले रहे हैं, आंसर आपको हमेशा मिलेगा। बट आप थोड़ा सा सोच के एक्सिस अगर बनाएंगे क्योंकि इंक्लाइन सरफेस है तो हमें आंसर निकालने में यहाँ आसानी रहेगी। ठीक, अब हमें यहाँ पे जब एंगल मैंने तुम्हें बताया है तो इसीलिए बताया है कि हम जब एक्सिस का सिलेक्शन वो येलो वाला कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल कहाँ पर है। तो देख सकते हो ये वाला एंगल मैंने अगर थीटा कहा है तो यहाँ से इस एंगल को थीटा के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो mg का जो फोर्स है ये यहाँ से थीटा के एंगल पे लग रहा है, तो अब mg के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, इस तरफ आ जाएगा mg cos थीटा और इस तरफ आएगा mg sin थीटा। तो mg के हमें दो कंपोनेंट्स मिल गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। और आगे से आप हमेशा याद भी रखेंगे इस बात को कि कभी भी इंक्लाइन सरफेस का कोई सवाल आएगा तो इंक्लाइन सरफेस के नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा mg cos थीटा लगता है और इंक्लाइन सरफेस के जो पैरेलल होता है वो हमेशा mg sin थीटा लगता है। मतलब आगे से आप mg के कंपोनेंट्स डायरेक्टली लिख लेंगे। जैसे ही आपने एक्सिस बनाई आपको mg नहीं लिखना है, पहले mg cos थीटा और mg sin थीटा डायरेक्टली लिख लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे तो हम डायरेक्टली mg cos थीटा mg sin थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स को बैलेंस किया जा सकता है क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी mg cos थीटा आ जाएगी और t का फोर्स आ जाएगा। तो हमको अगर नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन का फोर्स पूछा गया होता तो आप देख सकते हो कि एक ही स्टेप में हमको इसका आंसर मिल जाता। बट यहाँ पे अगर आपको करना होता तो कैलकुलेशन ज़्यादा होती और हम आंसर वहाँ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम आए तो मुझे बताओ थीटा का एंगल कहाँ पे होगा यहाँ पे थीटा का एंगल किधर होगा? तो तुम देख सकते हो टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, रस्सी देख सकते हो इधर गई है तो टेंशन इधर लग रहा है, तो इसने हॉरिजॉन्टल के संग थीटा बनाया है। और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ने वर्टिकल के साथ थीटा बनाया। अब तुम्हें टी के भी दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और एन के भी दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, अगेन ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर, राइट और लेफ्ट का फोर्स बराबर, कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, तब जाके हमें इसका आंसर मिलता है। ठीक है, नोट करें इसे।
ठीक है। चलो इसको नोट किया, तो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपको अगेन एपीटी बनाकर जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा करना होगा। नोट किया सबने? ठीक है। इसमें कहता है कि आपको टेंशन निकालनी है और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। ये अल्फा है और ये थीटा है। एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलो देखिए, देखते हैं इसमें हम लोग एक्सिस वैसे ही बनाते हैं जैसे अभी हम लोगों ने सेलेक्ट करी थी। एक इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल एक्सिस रहेगी और इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, ये एक्सिस हो गई। फोर्सेस, तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप डायरेक्टली लिख देंगे, इस तरफ लगता है एम जी कितना साइन थीटा और इस तरफ एम जी कॉस थीटा। तो ये सबसे पहले आप इसको लिख देंगे क्योंकि एम जी के कंपोनेंट फिक्स होते हैं, वो इतने ही आने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, ये लगा दिया। और टेंशन का जो फोर्स है वो किसी और डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये इसकी तरफ ना लगते हुए किसी एंगल पे लग रहा है, तो हम टेंशन का फोर्स इस तरफ बनाते हैं। कितने एंगल पे लग रहा है?
अल्फा के एंगल पे। तो अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट टेंशन का इधर आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट टेंशन का ऊपर आ जाएगा। इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस अल्फा और इधर आएगा टी साइन अल्फा, ठीक है। तो टेंशन के कंपोनेंट्स हो गए। अब फोर्स को बैलेंस करना है तो तुम पहले ये सोचो कि देखो, फोर्स बैलेंस करना है तो अगेन हम उसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है। बट डायग्राम देख के तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि पहले कौन सा फोर्स बराबर करें, जिससे कि हमको कोई वैल्यू निकल के आ जाए। क्योंकि अगर तुम ऊपर वाले फोर्स को नीचे के बराबर करोगे तो ऊपर टी और एन दोनों आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल वाले मतलब इस तरफ के फोर्स के बराबर करोगे तो इधर सिर्फ टी है और एन तो है ही नहीं। तो हम पहले इधर के फोर्स को इक्वल अगर कर दें तो टी कॉस अल्फा इक्वल होना चाहिए एम जी साइन थीटा के। टी कॉस अल्फा इक्वल होना चाहिए एम जी साइन थीटा के। यहां से टी की वैल्यू निकल जाती है, जो आती है एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। ये टेंशन की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इक्वल कर देते हैं ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, तो ऊपर लग रहा है एन और ऊपर लग रहा है टी साइन अल्फा। ये दोनों मिलके एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएंगे। टी तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो और एन निकालना है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए पहले टी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू हो जाएगी एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा। साइन अल्फा पहले से था, इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अब सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में अगर हम भेज दें तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी, ब्रैकेट में रख लेते हैं इसको, एम जी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टैन अल्फा, साइन थीटा टैन अल्फा। देखो इतना आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैंने इधर भेज दिया और एम जी को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये फाइनली ये आंसर हमको मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कर लिया नोट। स्फेयर का मास सेम है और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कांटेक्ट।
अब देखो यहां पर मैं एक और बात तुम्हें बता दूं कि यहां पे कितने इंक्लाइन सरफेस हैं। दो है, तो जब दो दो इंक्लाइन सरफेस होंगी तो इस इंक्लाइन सरफेस के हिसाब से एक्सिस को ऐसे लेना चाहिए और इस इंक्लाइन सरफेस के हिसाब से एक्सिस को ऐसे लेना चाहिए। दोनों अपने अपने हिसाब से एक्सिस का सिलेक्शन करवाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो इंक्लाइन सरफेस आएंगी तो हम किसी के हिसाब से एक्सिस नहीं सेलेक्ट करेंगे, बल्कि उस केस में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपको दो इंक्लाइन सरफेस दिखेंगे तो अब इंक्लाइंड एक्सिस को सेलेक्ट करना बंद कर देंगे। जब एक इंक्लाइन प्लेन होगा तो ठीक है, लेकिन दो दो हो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से एफबीडी बनाइए और सॉल्व करिए। क्या आता है आंसर? साइन इनवर्स। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। mg/2 sin थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा, 2 sin थीटा है। नहीं, एक मिनट रुको। 2 cos थीटा है। देखो ये बात याद रखना, जो मैं फिर से उस डायग्राम में जाता हूं एक बार, जो अभी हमने कुछ से पहले बनाया था। कभी भी इंक्लाइन सरफेस में आप कोई भी ब्लॉक रखते हैं, स्फेयर रखते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जब भी लगता है तो ये वर्टिकल के संग थीटा का एंगल बनाता है। नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइन सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के संग थीटा का एंगल बनाता है। इंक्लाइन सरफेस का mg जो लगता है वो भी इसके संग थीटा का एंगल। mg का तो हम लोग पार्ट कर चुके थे, mg को फिलहाल भूल जाओ। ये बात याद रखो, कभी भी इंक्लाइन सरफेस होगी और उस इंक्लाइन सरफेस में कोई भी ब्लॉक, स्फेयर कुछ भी रखा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आप जब भी लगाएंगे उस ब्लॉक के ऊपर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा के एंगल पर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम उस डायग्राम में आए और ये कहा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, तो यहां पे दो दो इंक्लाइन सरफेस हैं।
एक इधर वाली सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है। एक इधर वाली, अच्छा, क्या बताया था स्फेरिकल बॉडीज के लिए? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास करता है, यहां से भी जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन सेम ले लिए। रीजन ये है कि सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि आपको अगर देखा जाए और इसको 20 से अगर आप कट कर दें तो जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है। मतलब ये स्फेयर दोनों सरफेस में बराबर प्रेशर लगा रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो ये स्फेयर क्या दोनों सरफेस में इक्वल प्रेशर लगा रहा होगा? हाँ, अगर ये दोनों एंगल्स अलग अलग होते तब नॉर्मल रिएक्शन भी अलग अलग ले लेते, लेकिन अगर ये दोनों एंगल सेम है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन को सेम लेके करेंगे। अलग लेके करोगे तभी भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट याद रखो कि हम सेम ले सकते हैं, ठीक है। मैं चलो अलग अलग ही ले लेता हूं, देख लेते हैं कि क्या अंतर आता है। N1 ले लिया, N2 ले लिया। अब मैं तुमसे ये बता रहा हूं कि जो भी इंक्लाइन सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाता है जितने उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है। तो अगर ये एंगल इंक्लाइन प्लेन का थीटा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के संग थीटा ही बनाएगा, ठीक। उसी तरीके से क्या इस इंक्लाइन सरफेस का एंगल भी थीटा है? तो इसका लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ थीटा का एंगल ही बनाएगा। मतलब दोनों नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के संग थीटा का एंगल बना रहे होंगे। ये बात समझ में आई? नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ थीटा का एंगल बनाता है। ये अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन में एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप नॉर्मल रिएक्शन को वर्टिकल से थीटा के एंगल पे बना दोगे। और कौन सा फोर्स लगा? mg। ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तो अब हमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, तो ले लेते हैं कंपोनेंट्स। इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट आएगा, इस तरफ आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? n2 साइन थीटा, इधर आएगा n2 कॉस थीटा, ठीक। उसी तरीके से दूसरे नॉर्मल रिएक्शन के भी कंपोनेंट ले लेते हैं, इस तरफ आएगा n1 साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा n1 कॉस थीटा, ठीक है, n1 कॉस थीटा। ये आ गया। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल करे जाएं तो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है n1 साइन थीटा और दूसरी तरफ लग रहा है n2 साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, n1 इज इक्वल टू n2। तो यही मैं तुमको बता रहा था कि जब सिमेट्री होती है तो आपको डायरेक्टली दोनों n को सेम ले लोगे तो चलेगा, जितना n इधर लगेगा उतना ही n इधर लगेगा, ठीक। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाते हैं तो ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है n1 cos थीटा, दूसरा लग रहा है n2 cos थीटा, और इन दोनों का सम किसके बराबर है? mg। n1 cos थीटा प्लस n2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहां से n1 और n2 तो दोनों बराबर है, तो लिख सकते हैं 2n1 cos थीटा इज इक्वल टू mg। या ये कहा जा सकता है कि जो n1 की वैल्यू है वो mg बाई 2 cos थीटा हो जाए, ठीक है। समझ में आई बात? तो आपने नॉर्मल रिएक्शन दोनों इंक्लाइन सरफेस के लगाए हुए नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के संग थीटा का एंगल बनाएंगे, ये ध्यान रखना है, नोट करें। कौन सा एंगल? ये जो थीटा मैंने लिखा है इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, बताता हूं, इसको नोट कर लो, बताता हूं, फिर से बताता हूं।
ठीक है, तो एक बार और इस एंगल को समझ लेते हैं कि मैं इंक्लाइन सरफेस के लिए हमें कैसे एंगल लेना है। तो इसको नोट कर लिया है सबने, है ना? ठीक है, चलो। कभी भी कोई इंक्लाइन सरफेस हो, इंक्लाइन सरफेस ऐसी भी हो सकती है, इंक्लाइन सरफेस ऐसी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन जब लगाएगा, तो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आपने कुछ भी रखा है, ब्लॉक वगैरह रखा है, कोई पार्टिकल रखा है, तो इस पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन तुम लगाने वाले हो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, ये हमेशा वर्टिकल के संग थीटा के एंगल पे लगेगा, जहां पे थीटा ये एंगल। ठीक है? वैसे अगर तुमने यहां पे रख दिया, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, और ये भी वर्टिकल के साथ थीटा के एंगल पे लगेगा, अगर इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन सरफेस ने लगाया होता है, ये हमेशा वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाता है जितना एंगल इंक्लाइन सरफेस का होगा। नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाता है। ये तुम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक? तो जो पिछला सवाल था, उसमें दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, N1 और N2। एक नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइन सरफेस ने लगाया है, और इस इंक्लाइन सरफेस का लगाया हुआ ये जो N1 है, ये वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल दिख रहा है, इस वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाएगा जितना एंगल इस इंक्लाइन सरफेस का है। तो अगर ये थीटा का एंगल है, तो इसका लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल से थीटा बनाएगा। अगर ये एंगल भी थीटा का है, तो इसका लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन भी वर्टिकल के साथ थीटा का एंगल बनाएगा। समझ में आई बात? तो पिछले सवाल में क्या हुआ था, ये दोनों इंक्लाइन प्लेन एक दूसरे से जुड़ गए थे, मतलब दो इंक्लाइन सरफेस आ गई थी। एक इंक्लाइन सरफेस ऐसे आ गई थी, और दूसरी इंक्लाइन सरफेस ऐसे आ गई थी। ठीक है? मैंने वर्टिकल वाला पार्ट नहीं बनाया था, खाली ऐसे ही बना दिया था, लेकिन है तो दो इंक्लाइन सरफेस, और यहां पे मैंने स्फेयर रख दिया था। तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन आया, यहां से आया, लेकिन ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहे होंगे? दोनों नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ, ये हो गया वर्टिकल, इसके साथ ये थीटा बनाएगा, ये हो गया वर्टिकल, ये इसके साथ थीटा बनाएगा। तो जब हमने इसका एफबीडी बनाया, तो एफबीडी में एक नॉर्मल रिएक्शन ये वाला बनाया वर्टिकल के साथ थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर वाला बनाया वर्टिकल के साथ थीटा। यही बताया। ठीक है? तो इंक्लाइन सरफेस का लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ वही एंगल बनाता है जितना एंगल उस इंक्लाइन सरफेस का खुद का होता है। आई बात समझ में? हाँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गए इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हुआ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, और बॉडी जब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उसके ऊपर जो भी नेट फोर्स लगेगा, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है? तो हमें अब यूज करना है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। कैसे करना है? मान लो हमने कोई एफबीडी बनाया। ठीक है? हमने कोई एफबीडी बनाया, और उस एफबीडी में हमने ये पाया कि कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। इधर एक फोर्स लग रहा है F1 का, इधर F2 लग रहा है, इस तरफ F3 लग रहा है, इधर F4 लग रहा है, इधर F5 लग रहा है। ठीक है? मान लो एफबीडी बनाया। तो अब अगर इस एफबीडी में अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती, तो ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, राइट का फोर्स लेफ्ट के बराबर कर देते, आंसर आ जाता।
लेकिन मान लो हमसे कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, बल्कि ये बॉडी राइट की तरफ एक्सेलरेट करती हुई जा रही है। तो राइट की तरफ एक्सेलरेशन है, जैसे कोई कार चल रही है तो कार रोड पे चल रही है, लेकिन वर्टिकल तो नहीं चल रही है। जब वर्टिकल नहीं चल रही है तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है। अगर वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, और वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है इसका मतलब F4 इज इक्वल टू F5। ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा है, मोशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल में अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो दो फोर्स लग रहे हैं राइट की तरफ, एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ। तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उधर का फोर्स F1 प्लस F2, जिधर मोशन हो रहा है उधर के फोर्स F1 और F2 लग रहे हैं, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में F3 लग रहा है तो F3 को घटा देंगे, ये हो जाएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स को हम लिख देंगे मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ के फोर्सेस जोड़ के अपोजिट वाले फोर्स को घटा देंगे, वो हमको मिल जाता है नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू M इंटू ए। ठीक है, नोट करें इसे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें एक्सेलरेटेड मोशन में हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ कोई डाउट किसी को? हाँ हाँ, F4 F5 बताया ना कि यहां पर क्या हो रहा है कि इसका मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो ये इक्वेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिखनी है। वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस हैं। बैलेंस का मतलब वही इक्विलिब्रियम जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। क्यों? क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हुआ। अगर वर्टिकल में होगा तो डिपेंड करता है किस तरफ हो रहा है। जैसे मान लो कहा जाए कि वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है ये ए डैश के एक्सेलरेशन से, तो क्या लिखते? तब क्या लिखते? तब लिखते F4 माइनस F5 इसको टू एम ए डैश। ठीक है, अगर जा रहा होता तो। Find acceleration and n between blocks। अच्छा, अब इस बात को ध्यान रखना कि अगर हमें कोई भी सवाल में वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा है तो हम वर्टिकल के फोर्सेस नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ये ब्लॉक मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। और अगर पूछा गया है कि इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये दोनों कांटेक्ट में हैं तो ये दोनों आपस में नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, तो वो दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करो तुम, चलो पहले ट्राई करो। कैसे? दोनों का एफबीडी बना के ट्राई कर सकते हो। तो चाहो तो स्मॉल एम का एफबीडी बनाओ, फिर कैपिटल एम का एफबीडी बनाओ, और फिर
इक्वेशन लिखो और फिर ए निकालो। या एक काम करता हूं, मैं तुम्हें इसका एक मेथड बताता हूं। जहां पर भी ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे, वहां से आप एक वर्टिकल लाइन बना दें, पहले भी मैंने बताया था। और इसके दोनों तरफ ब्लॉक्स को रखते हैं। तो एक तरफ हो गया ये वाला ब्लॉक और दूसरी तरफ हो गया बड़ा वाला ब्लॉक। ठीक है, ऐसे रख दिया गया। नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स होता है? पुशिंग फोर्स होता है, बताया था। तो जो भी मैंने बीच में सरफेस बनाई है, इसका ये मतलब है कि इस सरफेस ने इसको पुश किया होगा एन से, बताया था पहले भी, याद है। और इस सरफेस ने इसको भी पुश किया होगा एन से, तो ये हमने बना दिया एन। ठीक। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? देखो जरा ऊपर। वर्टिकल पे हम नहीं बना रहे हैं, वर्टिकल वाला नहीं जरूरत है, तो वर्टिकल भी बनाएंगे भी नहीं। हॉरिजॉन्टल में एक और फोर्स लग रहा है एफ का, इसके ऊपर। और इसके ऊपर नहीं लग रहा। वो फोर्स इसके ऊपर लगा है तो इस पे तो मैंने लगा दिया, इसके ऊपर नहीं लगा है तो इस पे नहीं बनाना है। ठीक। क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल पाएंगे? बिल्कुल एक साथ चलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं। पीछे वाले को पुश करोगे तो आगे वाला भी उसी के साथ ही चलेगा, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे क्योंकि दोनों बराबर वैल्यू से आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक। तो क्या ये लिख सकता हूं मैं कि इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन भी ए है? ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक। अब बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? राइट में कितना फोर्स लगा? एफ। मोशन राइट में हो रहा है, ध्यान देना। मोशन राइट में हो रहा है तो राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स। मोशन राइट में हो रहा है तो राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन? एफ माइनस एन इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, क्योंकि इसका मास जो है वो स्मॉल एम का है। ठीक। और दूसरे वाले की इक्वेशन क्या लिखेंगे? दूसरे वाले की इक्वेशन सिर्फ लिखेंगे कैपिटल एन इज इक्वल टू एम ए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बस एक ही फोर्स लगा है, कैपिटल एन का, और रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। बट यहां पे देखोगे तो एफ लगा राइट में, एन लगा लेफ्ट में, तो नेट फोर्स लिखेंगे एफ माइनस एन। क्यों एफ माइनस एन? मोशन अगर राइट में हो रहा है तो राइट वाला फोर्स माइनस लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए। मोशन अगर राइट में हो रहा है तो राइट वाला फोर्स माइनस करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा एन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ कैंसिल, एन कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाती है एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक। और एक बार एक्सेलरेशन मिल गया, इस एक्सेलरेशन को उठा के यहां रख देंगे तो एन आ जाएगा। अभी फिलहाल ना मैं एन को नहीं निकलवाता हूं, एन को मैं एन के बारे में बताऊंगा अभी। मान लो सिर्फ ए कहता तो हमें इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। क्या बेटा? किसके बारे में बोल रही हो? ऊपर वाला इक्वेशन? हाँ, ये एन इजक्वल टू एम ए कैसे आया है, यही पूछ रही हो? हाँ। एम ए क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है। सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी राइट में जा रही है तो राइट की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं माइनस जो लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो नेट फोर्स होगा। तो अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो F1 प्लस F2 माइनस F3, यही तो लिखा था मैंने, F1 प्लस F2 माइनस F3 इज इक्वल टू
एम इंटू ए। वही यहां पर हुआ है, यहां पर ये किस तरफ जा रहा है, ये वाला ब्लॉक राइट में जा रहा है, तो राइट में कौन सा फोर्स लगा है, एफ का। लेफ्ट में कौन सा फोर्स लगा है, एन का। तो राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये भी राइट में जा रहा है, तो राइट का फोर्स माइनस, कोई लेफ्ट की तरफ तो है ही नहीं, तो राइट का फोर्स माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ एन इज इक्वल टू एम ए आ गया। फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो हमें यहां से एक ही वैल्यू मिल जाती। ठीक है, अब देखो, अभी दो ब्लॉक्स हैं, हो सकता है 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, 100 ब्लॉक हो, और 100 के 100 ब्लॉक एक साथ कांटेक्ट में रखे हो, तब हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, या सबसे पहले ए कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एन भी निकल आएगा। तो यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें फाइनल इक्वेशन मिली है, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ये इक्वेशन मिली है। अब हम लोग अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा सोचते, मैं दूसरे डायग्राम में बताता हूं, यहां पे एक मास था और इसके बगल में दूसरा मास था, और इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और आपने यहां पर एक फोर्स लगाया, पुश किया, और पुश करने से ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ चलने लगे। ठीक है, अगर पुश नहीं किया होता तो ऑब्वियसली नहीं चलते, पुशिंग की वजह से ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब अगर तुम इन दोनों को एक साथ कंसीडर करो, मतलब अब इन दोनों को एक साथ कंसीडर करो, क्योंकि चल एक साथ रहे हैं, तो ये दोनों को अगर हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो ये दोनों ब्लॉक अलग अलग ना मान के आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ये एक ही ब्लॉक है। क्यों ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, और अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कितना फोर्स लगा है राइट में, एफ, कितना फोर्स लगा है लेफ्ट में, कोई नहीं लगा। तो क्या न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से, क्योंकि राइट में जा रहा है तो एफ माइनस करने के लिए तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ऐसा भी तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जब हमें एक्सेलरेशन निकालना ही है तो हम अलग अलग एफबीडी ना बनाते हुए एक साथ दोनों को कंसीडर करें, 3 होते तो तीनों को करते, 4 होते चारों को करते, और हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स लगाया गया है एफ, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, अगर होता तो माइनस करते, हो सकता है यहां से भी फोर्स लगा देता तो एफ माइनस एफ डैश कर देते। ठीक, तो वही अगर क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें ये दोनों ब्लॉक्स होते और हमें ये कहा होता कि इधर फोर्स लगाया है एफ का और इधर फोर्स लगाया है एफ डैश का, एफ की वैल्यू एफ डैश से ज्यादा है, एफ एफ डैश से ज्यादा है, तो क्या दोनों राइट में चलने लगेंगे। अब क्या इक्वेशन लिखेंगे, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। डिफरेंस समझ में आया। तो अब अगर हमारे पास 2 ब्लॉक हो या 100 ब्लॉक हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें यह पता है कि अगर इनको चलना है तो साथ में ही चलना है, और साथ में जब चलेंगे तो सबका ए बराबर होंगे, और सबके ए बराबर होंगे तो इन दोनों को अलग अलग ना मान के हम सेम मान सकते हैं, एक बड़ा ब्लॉक मान सकते हैं, और उस बड़े ब्लॉक का टोटल मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है, ठीक है, चलो। अब क्या है कि हम पिछले सवाल में वापस जाते हैं, और पिछले सवाल में अगर हम वापस आ गए और हमें ये क्वेश्चन दिया जाए तो क्या डायरेक्टली मैं ये इक्वेशन अब लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए।
अब मुझे ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। कब? जब सिर्फ ए पूछा गया है, तब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस सवाल पे पूछा जाता कि इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तब आप ये डायग्राम बनाते। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता तब ये डायग्राम बनाते। और इस डायग्राम को बनाने के बाद, ठीक है, मैं सेपरेट इसको बताता हूं। फिर से ये सवाल आ गया हमारे पास, और अब हमें इस सवाल में कहता है कि पता करो कि इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या है। ठीक है, हमने फोर्स लगा दिया एफ का। क्वेश्चन है फाइंड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जब भी कहेगा तो कांटेक्ट फोर्स क्या नॉर्मल रिएक्शन को कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों को मिला के आता है, बट अभी हम लोग फ्रिक्शन तो मान के चल रहे हैं नहीं है। तो जिस सवाल में फ्रिक्शन नहीं है उस सवाल में कांटेक्ट फोर्स एन के ही बराबर आने वाला है। ठीक है, तो फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच का कांटेक्ट फोर्स निकालने को कहता है। तो अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मुझे ए निकालने के लिए कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और मैं सीधे सीधे लिखूंगा F इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। ये लिख सकते हैं। यहां से ए की वैल्यू हमको मिल गई F डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये स्टेप तुम्हें डायरेक्टली लिख देना है। ठीक, अब अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालने को कहेगा तो वैसे ही बनाना है जैसे अभी हमने कुछ देर पहले किया था। इनके बीच में एक लाइन खींच देनी है। इसके एक तरफ पहला ब्लॉक रखेंगे, दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक रखेंगे। तो यहां पे रख दिया पहला ब्लॉक, यहां रख दिया दूसरा ब्लॉक। ये इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है। नॉर्मल रिएक्शन एक पुशिंग फोर्स है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या दोनों को पुश कर रहा होगा? तो इधर से नॉर्मल रिएक्शन ने इधर पुश किया इसको, और इधर से इसको इधर पुश कर दिया, और इसके ऊपर F लगा है तो F का फोर्स भी बना दिया, और ये A से आगे बढ़ रहा है, ये भी A से आगे बढ़ रहा है। यही डायग्राम मैंने कुछ देर पहले बनाया था। अब तुम जब n निकालना है तो तुम इसकी इक्वेशन बना के भी n निकाल सकते हो, इसकी बना के। लेकिन इसकी बनाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ? n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू, और a क्या हमको पता है, a की वैल्यू यहां पुट कर दी तो n की वैल्यू आ जाएगी m इंटू एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो पहले हमें ए निकालना सीख लिया, ए निकल गया। एन पूछता है, बीच में लाइन बनाई, दोनों को पुश करवाया। किसी भी एक की इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा आसानी से आएगा क्योंकि इसमें कोई एफ नहीं है, इसमें एफ भी लगाना पड़ता और सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो हमें अब नॉर्मल रिएक्शन निकालने के सवाल में पहले ए निकालना होगा, और ए निकालने के बाद फिर हम एन को निकाल सकते हैं। करिए नोट। ठीक है, तो इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाल लिया। क्या लगता है कि अगर मैंने फोर्स यहां से लगाया तो एन इतना आया है, अगर मैं यही फोर्स यहां से लगाता तो सेम एन आता? ज्यादा आता, कम आता? क्यों कम आएगा? अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन एक आया है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ये फोर्स ने इसके ऊपर लगा है फोर्स, तो ये वाला फोर्स इसको चला रहा है, ये फोर्स इसको चला रहा है। इसको कौन चलाया? नॉर्मल रिएक्शन। इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन ने पुश किया है इसको, उसी की वजह से ये चल रहा है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता तो ये चल भी नहीं पाता। तो इसको चलाने का काम इस एन ने किया है, इसको चलाने का काम इस एन ने किया है। अगर एन है तभी वो चल रहा है। ठीक,
अच्छा, क्या इस n को एक बड़े ब्लॉक को चलाना है? और वही अगर मैं फोर्स इधर लगाता तो क्या उस फोर्स ने यहां से भी n लगता और वो n क्या छोटे ब्लॉक को चलाता? तो छोटे ब्लॉक को चलाने में कम n चाहिए, बड़े ब्लॉक को चलाने में ज्यादा n चाहिए। समझ में आई ये बात? पुश करा जा रहा है, नॉर्मली एक्शन एक पुश करने वाला फोर्स है। बड़ा ब्लॉक अपनी जगह से इसलिए हिला, ये फोर्स की वजह से नहीं हिला, फोर्स तो लगा है लेकिन इसको चलाने का काम ये एन कर रहा है। अगर ये एन इसको चला रहा है तो जितना बड़ा ब्लॉक होगा उतना ज्यादा एन हमको चाहिए होगा। ठीक वही अगर फोर्स हम इधर से लगा देते तो भाई फोर्स इधर से लगाते दोनों लेफ्ट की तरफ चलने लगते, और जब दोनों लेफ्ट की तरफ चलने लगते तो एक्सेलरेशन तो सेम तुमको तभी मिलता। ठीक है, लेकिन अब जब इधर से फोर्स लगाते तो छोटे ब्लॉक को चलाने के लिए हमें कम एन की जरूरत पड़ती। ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को करा ही देता हूं। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स इन टू केसेस। ठीक है, दो केस बता दिए गए हैं, दोनों केस में दोनों ब्लॉक के बीच के कांटेक्ट फोर्स का रेशियो निकालना। m2/m1। ठीक है, देखिए दोनों केस में जब ये चलेगा ए कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों केस में एक्चुअली इसके पास सेम एक्सेलरेशन होंगे। कैसे होंगे? आप इस कॉमन सेंस से सोचें कि आप फोर्स लगा रहे हैं और दो ब्लॉक को धक्का देके मूव कराना है, तो अब इस फोर्स को तुम इधर से लगा के इन दोनों को चलाओ या इधर से लगा के इन दोनों को चलाओ, फोर्स अगर सेम लगाया है, सेम मास को चलाना है, तो एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम आएगा। कैसे आएगा? आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन लिखी जाएगी यहां पे? F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहां भी इक्वेशन लिखोगे F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अगर तुम ए डैश भी लिखते
तो तुम पाते हैं कि ए डैश और ए दोनों सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है आप सेम एक्सेलरेशन माने या अलग माने, एक्सेलरेशन दोनों के सेम आने वाले। ठीक है, ठीक है, तो ए दोनों का सेम हो गया। अब मैंने जो तरीका बताया था नॉर्मल रिएक्शन निकालने का वो निकालते हैं। तो पहले केस में अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो एक बन गया M1, दूसरा बन गया M2, बीच में हमने क्या बना दी, एक सरफेस बना दी जैसे बताया था। फिर क्या करेगा, इधर से नॉर्मल रिएक्शन ने इसको इधर पुश किया, इधर से नॉर्मल रिएक्शन ने इसको इधर पुश किया। फोर्स लग रहा है F का, लगा देते हैं F। ये राइट में जा रहा है ए से, ये राइट में जा रहा है ए से। यही डायग्राम मैंने कुछ देर पहले भी बनाया था। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, N इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ये समझ में आ गया, N इज इक्वल टू M2A बन जाएगा। ठीक, सेकेंड केस के लिए डायग्राम अगर बनाते हैं तो अगेन हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। वर्टिकल लाइन के एक तरफ बना देते हैं M1 का ब्लॉक, दूसरी तरफ बना देते हैं M2 का ब्लॉक। ठीक है, इधर से इसको पुश किया गया है, यहाँ से इसको पुश किया गया है N डैश से, इसको पुश किया गया है N डैश से। नॉर्मल रिएक्शन में अलग मान रहा हूँ क्योंकि पिछले केस में N था तो यहाँ पे N डैश मान लिया गया है। किधर जा रहा है ये, लेफ्ट में ए से, ये भी जा रहा है लेफ्ट में ए से, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगा है एफ का, इसका मास है M2 का, इसका मास है M1 का। ये डायग्राम बनना चाहिए। किसकी इक्वेशन बनानी चाहिए हमें, हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा है N डैश का, राइट की तरफ कोई फोर्स नहीं लगा है। तो क्या इक्वेशन बनानी चाहिए इसकी, N डैश इज इक्वल टू M1 इंटू ए। इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं वैसे, इसकी इक्वेशन क्या बनाते हैं, F माइनस N डैश इज इक्वल टू M2A। समझ में आया क्यों, F लगा है, जिस तरफ चल रहा है उससे फर्क पड़ता है। अगर ये लेफ्ट की तरफ चल रहा है तो लेफ्ट का फोर्स माइनस राइट का फोर्स, और अगर ये राइट की तरफ चल रहा है तो राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स। मतलब यहां पे क्वेश्चन होती F माइनस N इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ठीक है, राइट में चल रहा है तो राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स, और अगर लेफ्ट में चल रहा है तो लेफ्ट का फोर्स माइनस राइट का फोर्स। ये भी लेफ्ट में चल रहा है तो लेफ्ट का फोर्स है N डैश, राइट में कोई फोर्स नहीं है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं N डैश इज इक्वल टू क्या, M1 इंटू ए। ये N हमको मिल गया है, ये N डैश हमको मिल गया है, दोनों का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो जो रेशियो आ रहा है N डैश और N का, वो क्या आ रहा है, M1 बाई M2। अब आगे अगर एग्जाम में सवाल आता है तो तुम डायरेक्टली इसको बात को याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, ये M1 M2 से तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन M1 है कौन M2 है। सिंपल इस बात को समझो, जब हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इस ब्लॉक को चलाने का काम किसने किया है, N ने। इस ब्लॉक को चलाने का काम किया है इस N ने। ठीक है, और इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इस ब्लॉक को चलाने का काम कर रहा है N डैश। तो जो N इसको चला रहा है तो N, और N डैश इसको चला रहा है तो N डैश, तो N बाई N डैश का रेशियो क्या आएगा, M2 बाई M1। यही आ रहा होगा, हाँ, N बाई N डैश, N डैश बाई N। सिंपल सी बात है। इसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है तो ये आगे तभी बढ़ेगा जब इसको कोई पुश करेगा, और इसको पुश कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो N का नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, M2 पे। N का नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है M2 पे, और इसका जो N डैश का नॉर्मल रिएक्शन है, कहां पे बनाया है ये, जो N डैश का नॉर्मल रिएक्शन वो डिपेंड कर रहा है M1 पे। तो N बाई N डैश M2 बाई M1 हो गया। ठीक है।
ठीक है। ठीक है, ये इन ब्लॉक्स के मासेस दे दिए हैं। ठीक है, सारे मासेस किलोग्राम्स में है। और फिर हम लोग अब एक फोर्स लगाते हैं, और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 100 न्यूटन का। क्या ये 100 न्यूटन का फोर्स सारे ब्लॉक को चलाने का काम करेगा? सारे ब्लॉक आगे की तरफ चलने लगे। एक मिनट रुक जाओ, फोर्स की वैल्यू मैं देख लूँ, कैलकुलेशन सही रहे। 100 न्यूटन की जगह इसको 30 न्यूटन कर लो, सॉरी 30 भी नहीं, 90 कर लो। ठीक है, डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड also find acceleration and also find contact force between 5 kg and 4 kg block. Contact force between 5 kg and 4 kg block. फोर्टी एट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो सबको मिल जाना चाहिए एक ही साथ, एक ही बार में, एक ही क्वेश्चन के साथ। क्या सब जा रहे होंगे राइट में? ठीक है, और मैंने जैसा बताया कि अगर सब राइट में जा रहे हैं तो F इज इक्वल टू जितने लोगों का मास है सबके मास को जोड़ दो और ये लिख दो। क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये सबको चला रहा है, और अगर ये फोर्स सबको चला रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू सबका मास इनटू ए। लास्ट क्वेश्चन में दो ब्लॉक को चला रहा था तो दोनों का मास इनटू ए था। यहां पे जितने लोगों को चला रहा है सबके मास आप जोड़ देंगे, m1 प्लस m2 प्लस जितने लोग हैं इनटू ए। तो कितना फोर्स लगा है 90 का, और कितने मासेस हैं सबको जोड़ेंगे तो 30 आएगा इनटू ए। तो ए की वैल्यू आपको सीधे सीधे 3 मिल जाती। ठीक है, तो यहां से ए आप सबसे पहले निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन 3 के बराबर होना चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया। अब निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान देना कैसे नॉर्मल रिएक्शन में निकाल रहा हूं, सेम तरीका यूज करने वाला हूं। हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है 5 kg और 4 kg के बीच में। तो 5 और 4 के बीच में एक वर्टिकल लाइन बना दो। ठीक। और अब इसके लेफ्ट में जितने लोग हैं सब एक बॉडी बन चुके हैं, और इसके राइट में जितने लोग हैं वो दूसरी बॉडी बन चुके हैं। ठीक। इसके लेफ्ट में जितने लोग हैं उनका मास कितना हो गया, 5 6 11 और 3 14 kg हो गया। और राइट में कितना हो गया, 16 kg हो गया। ठीक। अब तुम क्या करोगे, जैसे नॉर्मल रिएक्शन का काम है पुश करने का, तो नॉर्मल रिएक्शन ने इस 14 kg को इधर पुश किया है सबको मिला के, और इस नॉर्मल रिएक्शन ने इस 16 kg को भी इधर पुश किया है। ठीक। तो ये सब को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया 14 kg का, और इन सबको मिला के एक ब्लॉक बना दिया 16 kg का। तो आप भूल जाओ कि कई सारे ब्लॉक हैं, अब सिर्फ दो ब्लॉक हैं। एक इधर है 14, इधर है 16। 14 kg वाले को भी पुश किया, 16 kg वाले को पुश किया। ठीक। क्या यहां पे 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो लगा देते हैं। क्या यहां पे कोई फोर्स लगा, नहीं लगा। और ये सब किधर जा रहे हैं, ए से राइट में जा रहे हैं। क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या आएगी इक्वेशन, 90 माइनस n इज इक्वल टू 14। ए निकाल चुके हो, रख दोगे n आ जाएगा। ये इसकी इक्वेशन क्या आएगी, n इज इक्वल टू, क्योंकि राइट लेफ्ट का तो कोई फोर्स है ही नहीं, इस एक उठा के यहां रख देंगे तो ये 48 के बराबर हमको मिल जाता है। ठीक है। तो कितने भी ब्लॉक हो तरीका सेम रहेगा। जिस जगह पर कांटेक्ट फोर्स निकालना है, जिस जगह पे कांटेक्ट फोर्स निकालना है, उसके राइट वाले सब एक हो गए, लेफ्ट वाले सब एक हो गए। ठीक है। नोट कर लिया। ठीक है। दोनों तरफ से फोर्स आ गए हैं। बस यही अंतर है कि पिछले केस में एक ही तरफ से फोर्स था। बताना है फाइंड ए एंड एन बिटवीन 6 kg एंड 10 kg। ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 6 kg और 10 kg के बीच का।
ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन 50। हाँ, अच्छा ये 6 और 10 दोनों 6 हैं, तो ठीक है, यहाँ निकाल लो इधर वाले। अरे ये भी तो 6 और 10 है ना। हाँ, तो 50 नहीं होगा। फिफ्टी नहीं है आंसर। नहीं। देखते हैं किसी का आंसर आता है तो। 175 होगा। तो सबसे पहले तो ए निकाला जाए, और ए निकालने के लिए हमें यहां से 300 न्यूटन है, वहां से 125 न्यूटन है, तो तुम सबको मिलाकर एक सिंगल बॉडी एज्यूम कर लो। सबको मिला के, इन सब का मास मिला के कितने केजी का है? 35 केजी का आता है। ठीक है। और एक तरफ से फोर्स लगा हुआ है कितने का? 300 न्यूटन का। और दूसरी तरफ से फोर्स लगा है 125 न्यूटन का। 300 ज्यादा है 125 से, इसका मतलब ये सब के सब राइट में चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या इक्वेशन लिखेंगे? 300 माइनस 125 इज इक्वल टू 35 इंटू ए। मैंने कुछ देर पहले ऐसा बताया भी था तुम्हें। कहाँ बताया था? नहीं, एफ माइनस एफ डैश का एक डायग्राम बनाया था ना मैंने। हाँ, इसमें कहीं दिख रहा है एफ माइनस एफ डैश? नहीं है इसमें। हाँ, कहाँ है? नहीं है। मैंने बोला था शायद। कहाँ पे? अच्छा, लिख के हटा दिया था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैंने ये बताया था तुम्हें, ये बताया था। ठीक है, देखो, अगर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है एफ और एफ डैश का, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। और यहां पर हमने, कहा गया वो पेज? ये, ठीक है। यहां पे अगर आप देखा जाए तो एक तरफ फोर्स लग रहा है 125 का, 100 300, तो 300 माइनस 125 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो 300 माइनस 125 इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए, से ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। तो सबसे पहले आप ए निकाल लेंगे। राइट का फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए से। ठीक है। फिर हमको जहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन निकालने को कहता है यहां पे कहता है इसके लेफ्ट के सारे ब्लॉक को एक मान लेंगे, और इसके राइट के सारे ब्लॉक को एक मान लेते हैं। ठीक है। तो लेफ्ट के सारे ब्लॉक का मास कितना हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट वाले देख लेते हैं। कितना है? 10। इस 10 केजी के ब्लॉक पे क्या यहां से पुशिंग आई होगी नॉर्मल रिएक्शन की? इधर भी पुशिंग आई होगी नॉर्मल रिएक्शन की, इधर भी पुशिंग आई होगी। क्या इस 10 केजी वाले पे एक राइट से भी फोर्स आया है? इसको मिस कर दिया होगा तुम लोग, तो आंसर नहीं आ रहा होगा। यहां से 125 भी तो लगाना पड़ेगा। ये कई लोगों ने नहीं लगाया, इसलिए 50 का आंसर आ रहा है। ठीक है। तो जब तुम 6 और 4 केजी को 10 केजी मान रहे हो, तो यहां से पुशिंग तो आई है, बट यहां से 125 का फोर्स भी लगा है। और अब ये किधर जा रहा है? राइट की तरफ। अब क्या इक्वेशन लिखेंगे? 300 कहां आ गया? इसकी इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे? n माइनस 125 10 है।
n माइनस 125 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये इक्वेशन समझ में आई है? ठीक है, तो हमें इन दोनों को मिलाकर 10 केजी का एक ब्लॉक मान लिया गया। इधर से पुशिंग आई है, इस सरफेस को बनाने का मतलब है कि दोनों साइड पुश करवा देना है। इधर से पुशिंग आई है n की, और ये जो 10 केजी है इस पे 125 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है। आपको ये 125 को मिस नहीं करना है, इसको भी लगाना है, और फिर लिखना है n माइनस 125 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ठीक है, तुम यहां से भी कर सकते थे, ये 25 केजी होता, यहां से कितना फोर्स लग रहा है 300, इन सबको मिला के आ गया है 300, तो क्या क्या लिखते इक्वेशन 300 माइनस n इज इक्वल टू 25। यहां से भी आ जाता आंसर। तो चाहे लेफ्ट की इक्वेशन लिखो या राइट की लिखो। समझ में आई है ये बात? ठीक है, तो एक बार जाके आप इसको रिवाइज कर लें, जो डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।